केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत इजी है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, वेटेज लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, नीट एनटीए में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। वैसे फिजिकल के अंदर हर चैप्टर का वेटेज यही है, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 1, और कब किस चैप्टर का वेटेज बढ़ जाता है कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पूछना बंद कर दो कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2008 में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आप देख लीजिए, और कई बार एक ही क्वेश्चन आता है, तो कभी भी वेटेज ज्यादा कम हो जाता है। वैसे बात करें तो लगभग 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, 3-4 टाइप से हम इसे क्लासिफाइड करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। हाँ जी, स्पीड के अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ए लिखो फास्ट स्पीड रिएक्शन, फास्ट स्पीड रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट स्पीड, जो तेज तेज चलती है, फास्ट होती है, उन्हें बोलते हैं फास्ट स्पीड। एग्जांपल लिख लो, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस जिनमें आयंस के बीच में रिएक्शन होती है वो फास्ट स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि यस, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो फास्ट स्पीड से चलती है, ठीक है। लिख लो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। चलिए, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं, ये बेसिक से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बोला ही था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब एक स्टेटमेंट यहां से उठाकर दे दिया तो हमें छोटे बहुत पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड लिखिए, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन में आगे डैश करके लिख लो, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। एग्जाम्पल, यहां आप मेरा नाम लिख सकते हो, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी, अरे बोलो सही है। चलिए वैसे लिखिए, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की जितनी भी रिएक्शन आती है सब मॉडरेट स्पीड होती है। अरे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया? चलिए जब पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की जो रिएक्शंस होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिए, अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है तो कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, फास्ट या स्लो? स्लो स्टेप। तो ये मत टिक कराना कि केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शन स्लो स्पीड रिएक्शन है, नो, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन का स्लो स्टेप, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। अरे समझ रहे हैं? कहीं तुम्हें याद आ जाए, तुम्हारा याद आना बहुत खतरनाक काम है, कहां का कहां याद आ जाता है पता ही नहीं रहता है कि सर स्लो स्पीड ही तो, स्लो स्टेप ही तो बताया था, तो हमने स्लो स्पीड वाली टिक कर दी। नो, ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शन स्लो स्पीड या मॉडरेट स्पीड? मॉडरेट स्पीड में भी स्लो स्टेप, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए थर्ड लिखिए, स्लो स्पीड रिएक्शन, स्लो स्पीड रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है जो धीरे धीरे चलती है वो होती है स्लो स्पीड। अरे ये सुनो, एग्जाम्पल में आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हो, अरे बोलो सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल लिखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, और बोलो
कोई जानता हो तो? हेलो, बोलो बोलो बोलो, कोई याद हो तो किसी को? है डिकम्पोजिशन तो फास्ट हो जाते हैं कई बार। यस, लिखिए रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 to form H2O। रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 to form H2O। और लिखो कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट, डायमंड इंटू ग्रेफाइट या ग्रेफाइट इंटू डायमंड, दोनों एक ही बात है। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट और ग्रेफाइट इंटू डायमंड। क्योंकि अगर फास्ट स्पीड हो जाए तब तो बहुत आप लोगों को मजा आ जाएगा। पेंसिल की लीड निकालो, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट कर लो। अरे ये सुनो, फिर कौन मेडिकल की तैयारी करेगा? डायरेक्ट सही है, लेकिन वेरी स्लो स्पीड रिएक्शन होती है, इतना पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट लिखिए होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन। हाँ जी, क्या होती है होमोजीनियस रिएक्शंस? जिनमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो, एक भी अलग नहीं होना चाहिए। एक भी अलग हुआ तो हेटेरोजीनियस में जाएगा, ध्यान रखना। लिखिए दोज रिएक्शन in which all reactants and product indicate same physical state, तो चलिए मैं यहां एग्जांपल तो लिखूंगा ही, लेकिन मैं यहां पर केसी केपी लिखना भी यही सिखा रहा हूं, ठीक है? अरे केसी केपी तो नाम सुना है? क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लिखा जाता है किसमें? कंसंट्रेशन। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, और ये किसमें? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में, ठीक है? लिखते कैसे हैं? वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी या केपी जो लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है? चलिए मैं रिएक्शन लिखता हूं, आप लोगों को लिखने हैं केसी केपी वगैरह, मैं बताऊंगा जब। लिखते जाओ एग्जांपल। N2 plus thrice H2 gives twice NH3, गैस गैस गैस। हाँ जी, होमोजीनियस रिएक्शन है? अरे बोलो ना। यस, सबके फिजिकल स्टेट सेम है। जरा लिखो इसका केसी। केसी केपी यही लिखना सिखा रहा हूं, अलग से हेडिंग नहीं लेंगे, यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। देखो, लिखो, कोशिश करो, गलत होगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे लिखो ना, गलत हो जाए काट देना, क्या फर्क पड़ रहा है? कॉपी जितनी गंदी होगी फिजिकल उतनी ही अच्छी होगी। ये नहीं गुचड़ पुचड़, मेरी तो फिजिकल अच्छी है। हाँ जी, क्या कहेंगे? बोलिए। NH3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल है तो होल स्क्वायर आएगा, अपॉन रिएक्टेंट में N2 अपॉन H2 का होल क्यूब। अरे ये लिखा है, ये बिग बी जो लिखते हैं ये कंसंट्रेशन का साइन है, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए लिखिए इसका केपी, इसी रिएक्शन का केपी भी लिखो, सेम लिखना है, बस कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर PNH3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। अब लिख लो सारे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। अरे बोलो सही है? और लिखो गैस गैस गैस। लिखिए जरा इसका केसी।
हाँ जी, होमोजीनियस रिएक्शन है। यस, सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, होमोजीनियस रिएक्शन है। लिखा? हाँ जी, क्या लिखेंगे? SO2 का स्क्वायर इंटू O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर। किसके साथ ठीक है? अरे सबका ठीक है ना? यस, KP भी लिख लो। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। ये लिखा है। चलिए, आप लिखना तो समझ ही गए हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। एक पॉइंट सुनिए। अगर रिएक्शन में सॉलिड या प्योर लिक्विड प्रेजेंट है, अगर रिएक्शन में सॉलिड या प्योर लिक्विड प्रेजेंट है, तो उसका एक्टिव मास कितना लेते हैं? 1। कैसे होता है वो आगे बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखिए, सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो एक्टिव मास कितना होगा? 1। तो सॉलिड तो आप पहचान दोगे, एस लिखा हुआ होगा सॉलिड। अब बात आती है प्योर लिक्विड कौन है? हमारी तरफ से प्योर लिक्विड एक ही है। कौन है बच्चों? प्योर लिक्विड होते हैं वो लिक्विड जो एक्सिस में होते हैं। ठीक है, एक्सिस में जो होता है वो जब रिएक्शन में पार्ट करता है तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एक्टिव मास 1। तो वो हमारी तरफ से एक ही है। कौन? H2O लिक्विड। वो भी कब? जब वो एज ए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट में कभी कोई एक्सेस में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट तो हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, H2O लिक्विड जब वो रिएक्टेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसे प्योर लिक्विड लेंगे, उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। नीचे लिखो स्टार लगाकर दूसरे कलर के पेन से। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, active mass of solid and pure liquid is taken as 1, is taken as 1। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। when H2O liquid, when H2O liquid is present, H2O liquid is present as a reactant, H2O liquid is present as a reactant, then it is considered, then it is considered as a pure liquid, it is considered as a pure liquid। लिखो एग्जांपल। हाँ जी, होमोजेनियस रिएक्शन है, वो तो ध्यान रखना ही है या नहीं है? सबकी फिजिकल स्टेट सेम। चलिए लिखिए जरा इसका केसी। लिखेंगे CH3COOH इंटू C2H5OH अपॉन CH3COOC2H5 इंटू H2 आएगा क्या? नहीं, वो प्योर लिक्विड कंसीडर होगा, 1 आएगा। 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए और लिखिए। लिक्विड 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 लिक्विड, लिखिए इसका केसी। हाँ जी, होमोजीनियस रिएक्शन है। यस, हाँ जी, क्या लिखेंगे? CH3COOC2H5 इंटू H2 आएगा क्या? आएगा, प्रोडक्ट साइड में है तब तो आएगा, अपॉन CH3COOH इंटू C2H5OH। यही लिखा है। चलिए एक और लिखिए। हाँ जी, होमोजीनियस रिएक्शन है। हाँ जी, क्या लिखेंगे? CO2 इंटू H2 अपॉन इंटू H2 आएगा क्या? यस, गैस है, लिक्विड थोड़ी है। किसके साथ ठीक था? ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ए हो गया होमोजीनियस, नाउ बी लिखो हेट्रोजीनियस।
heterogeneous reaction. लिखिए, those reaction in which all reactants and product do not have same physical state. All reactants and products do not have same physical state. चलिए एग्जाम्पल, CaCO3 गैस CaO plus CO2 सॉलिड गैस। जब ये क्लोज्ड वेसल में है, ध्यान से सुना करो, जब ये क्लोज्ड वेसल में है तो इक्विलिब्रियम आएगा, ओपन वेसल में नहीं आएगा। ओपन वेसल में तो CO2 उड़ जाएगी, क्लोज्ड वेसल के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। लिख लीजिए। हाँ जी बच्चों, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, सॉलिड गैस, सेम फिजिकल स्टेट नहीं है। लिखिए केसी लिखो। अरे रिवर्सिबल का साइन बनाओ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्यों बना रखा है? हाँ जी आया, क्या लिखा? CO2 इंटू अपॉन सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1। अच्छा Kp लिखो, Kp लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बोलिए, कहीं डाउट हो पूछे और लिखिए। एक्वस सॉलिड, लिखो जरा केसी, लिखो ट्राई करो। हाँ जी, क्या लिखे प्रोडक्ट में? 1 सॉलिड है, 1 आएगा अपॉन Fe+3 इंटू OH आयन का होल क्यूब। अरे ये लिखा है, किसका ठीक है? गुड। लिखिए जरा केसी। लिखा? क्या लिखेंगे? H2 की पावर इंटू अपॉन, कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड है, ये प्योर लिक्विड है। अरे ये लिखा है? बोलिए, कहीं डाउट हो पूछे। तो आई थिंक आप लोग लिखना समझ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड किया है। ए लिखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? जो एक डायरेक्शन में जाती है, दोनों, जैसे मान लिया A गिव्स B जा रहा है, तो ये है इरिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो बताइए बच्चों, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होती है? अरे यस नो? यस। एक फिक्स टाइम के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे यस नो? रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या इनमें इक्विलिब्रियम आता है? इनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। हाँ जी, ये किसमें होती है? ओपन वेसल या क्लोज्ड? जनरली ओपन में होती है। क्या क्लोज्ड में हो सकती है? कब होती है बताओ? अब मुंह से तो बोल दिया तुमने हो सकती है, अब कब होती है तो बताओ। जब कोई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे वो रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल। प्रेसिपिटेट हो गया मतलब नीचे बैठ गया,
नीचे बैठ गया तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब वो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी। लिख लीजिए सारे पॉइंट। फर्स्ट, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, proceed only in one direction. Second, completes in a fixed time interval, completes in a fixed time interval, in a fixed time interval. Third, equilibrium never attained, equilibrium never attained. Fourth, generally proceed in open vessel, generally proceed in open vessel, but it may also proceed in closed vessel when a product is precipitate, precipitate को शॉर्ट में लिख लो पीपीटी, 2P 1T। अरे समझ रहे हैं? चलिए एग्जांपल्स। हाँ जी, एग्जांपल्स में भी स्टेटमेंट वाइज समझते हैं। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है तो फिर क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट उड़ जाता है, तो फिर रिएक्शन कैसी होगी? इरिवर्सिबल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन थर्मल decomposition reaction proceed in open vessel, then it is irreversible, because gaseous product is escaped out, gaseous product is escaped out। जैसे एग्जांपल कर लिख लो, CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2। क्या होगा बच्चों? CO2 उड़ जाएगी, ओपन वेसल है, उड़ जाएगी, तो फिर हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और लिख लो एक आध, जैसे KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन, KCl प्लस O2, वही ओपन वेसल है तो इरिवर्सिबल है, अगर क्लोज होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट उड़ जाएगा। बोलो कहीं डाउट? सेकंड पॉइंट, ऐसे ही बच्चों सेम बात है कि मैक्सिमम रेडॉक्स रिएक्शंस जब ओपन वेसल में होती है तो वो भी कैसी होती है? इरिवर्सिबल, क्योंकि उनमें जो गैसियस प्रोडक्ट होता है वो उड़ जाता है। लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम रेडॉक्स रिएक्शन when proceed in open vessel, then it is irreversible, maximum redox reaction when proceed in open vessel, then it is irreversible। लिख लो एग्जाम्पल,
हाँ जी बच्चों, 4 न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, सुने होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। अरे 4 होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। इन 4 न्यूट्रलाइजेशन में से एक इरिवर्सिबल होता है, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन इज इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता वो आयनिक में बताऊंगा, अभी यहां पर बस इतना ही ध्यान रखिए। लिखिए 3rd पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन strong acid and strong base neutralization is irreversible, because salt hydrolysis of strong acid strong base salt hydrolysis of strong acid strong base salt is not possible, लिख लो एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और कौन आता है इरिवर्सिबल में? जब कोई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होता है तो मैंने कहा ही आपको वो रिएक्शन कैसी हो जाती है? इरिवर्सिबल। लिख लीजिए 4th पॉइंट, व्हेन अ प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेट देन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। When a product is precipitate, then reaction is irreversible. हाँ जी बच्चों, AgCl के ब्रैकेट में डाउन एरो लिखा है, इसका मतलब कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। चलिए, ये हो गई है हमारी इरिवर्सिबल। अब हम बी लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। करा रहा हूं भाई, मुझे मालूम है आप लोगों को लग रहा है यस, और करें, वेरी गुड। चलिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा 2 मिनट और बस, 2 मिनट। लिखिए इसके अंदर फर्स्ट। हाँ जी बताओ बच्चों, एक डायरेक्शन में प्रोसीड होगी या दोनों? आपको मालूम है फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड भी होगी। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चलता ही रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगी। लिखिए सेकंड पॉइंट, नेवर कंप्लीट्स, never completes. Third, equilibrium will attain in a fixed time interval. Equilibrium will attain in a fixed time interval. Fourth, हाँ जी, किसमें होती है? ओपन वेसल या क्लोज्ड वेसल? क्या ओपन में भी हो सकती है? नहीं, ओपन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। लिख लीजिए, ऑलवेज प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल, ऑलवेज प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल। चलिए बाकी लेकर चलेंगे नेक्स्ट टाइम पर।